Hello, participants. Am I audible to you? Yes, ma'am. Good morning, all of you. Should I start now? Tell me, ma'am. Mhm. Is it screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay. So today's webinar is conducted for a orientation program of a certificate course in a income tax filing and documentation. If you have any query related to this course, you can ask me. Firstly, I'm going to discuss the syllabus. So, this certificate course will consist of three subjects. First one is a basic of income tax. In this course, we will cover the basic concepts. So, first part of this is that is income tax law. So, under this, we will discussing the some basic terms which is very much related to the income tax. So, I hope my voice is clear to all. Yes, ma'am. Okay. So, in income tax, there are a basic terminology. First one is related to previous year. Another one is related to assessment year. So, आपको लोगों को पता होगा जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, that is considered as your previous year. और जिस ईयर आप टैक्स की पेमेंट करते हैं, that is considered as your assessment year. और आप लोगों को ये भी पता है कि जो इनकम टैक्स है, वो इनकम टैक्स हर तरह की इनकम पे चार्ज होता है. There are two types of taxes. First is a direct tax and another one is a indirect tax. जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सारा जो फर्स्ट पार्ट आपको फर्स्ट सिलेबस का फर्स्ट पार्ट देख रहा है, उसमें हम सिर्फ बेसिक पार्ट्स करेंगे. बेसिस ऑफ चार्ज, रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम विच डू नॉट पार्ट ऑफ आवर टोटल इनकम. एनी आइडिया कि हमारे पास जो इनकम अर्न होती है वो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? इनकम जनरेट किन किन सोर्सेज से हो सकती है? सैलरी, एनी आइडिया आप जो इनकम अर्न करते हो वो क्या क्या सैलरी से सोर्सेज मैम। होते हैं जिससे हम इनकम अर्न करते हैं? ओके. फर्स्ट पार्ट, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो उसकी जो इनकम अर्न होती है वो सैलरी के थ्रू होती है. तो फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया सैलरी. और उसमें सैलरी के केस में दे आर रिलेशन शुड बी एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एंड अनदर शुड बी एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तभी वो इनकम सैलरी की हेड में टैक्सेबल होती है. अदरवाइज वो इनकम सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी. इज इट क्लियर? यस मैम। इन नेक्स्ट पोर्शन वी विल कवर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. आपको पता होगा कि कई लोग अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं रेंट पे. तो चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, अगर आपने उसे रेंट पे दिया है तो उससे जो इनकम अर्न होती है दैट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. नाउ थर्ड यूनिट विल कवर द टू हेड्स, दैट इज अ एम आई ऑडिबल? यस मैम। साहिल सर, आपकी जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स रिलेटेड है या नॉन कॉमर्स?
नॉन कॉमर्स। ओके, मनमीत सिंह सर, आपकी बैकग्राउंड कॉमर्स है या नॉन कॉमर्स? नॉन कॉमर्स। ओके, यहाँ पे 2-3 नेम्स और शो हो रहे हैं, आईफोन, रेडमी नोट एंड सौरभ। तो आप लोगों की बैकग्राउंड कॉमर्स है या नॉन कॉमर्स है? नॉन कॉमर्स। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे मोस्टली पार्टिसिपेंट्स नॉन कॉमर्स हैं। तो जो हमारा जो इनकम टैक्स होता है, जो इनकम टैक्स आपने जो इनकम टैक्स फाइलिंग रिटर्न का सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे ज्वाइन किया है, इसका मेन मोटिव होगा आई थिंक सो कि आप अपनी रिटर्न, आप में से कितने लोग अपनी रिटर्न खुद फाइल करते हैं? मैं खुद मी भरता मैम। जी। हेलो हाँ जी यस मैम, यस मैडम। करते हैं। मनमीत सर, आप खुद रिटर्न फाइल करते हो या करवाते हो अपनी? यस यस मैम, यस मैम। आप खुद करते हो अपनी रिटर्न? हाँ जी बिल्कुल, या मैं खुद भरता हूँ। ओके, साहिल सर आप? नहीं मैम। ओके, यहाँ पे आईफोन भी कुछ लिखा हुआ है? नो मैम, मैं नहीं करता। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो जो यहाँ पे मेनली जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ हैं, आई थिंक 1 या 2% है जो अपनी रिटर्न खुद फाइल करते होंगे। तो जब आपने रिटर्न, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, तो सबके पास पहले पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड अगर आपके पास है तभी आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। फिर हम इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? कोई कह सकता है, आप लोगों को पता होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, वन इज डायरेक्ट, अनदर वन इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है देयर इज सर्टन मीडिएटर, बट डायरेक्ट मीन्स देयर इज नो रोल ऑफ अ मीडिएटर। सपोज मनमीत सर ने अपनी अगर रिटर्न फाइल करनी है, तो वो अपनी रिटर्न अपने आप फाइल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और के थ्रू फाइल कर रहे हो। मनमीत सर का अगर पैन कार्ड है, तो मनमीत सर अपनी रिटर्न अपने पैन कार्ड के थ्रू ही फिल कर सकते हैं। उनके पैन कार्ड, अगर वो अपना पैन कार्ड यूज कर रहे हैं, उनके पैन कार्ड पे उनकी ही रिटर्न फाइल होगी, ना ही उनके बेटे की होगी, ना ही उनकी वाइफ की होगी, ना ही उनकी किसी भी पर्सन की नहीं होगी। उनको उनके पैन कार्ड पे उन्हीं की रिटर्न फाइल होगी। तो ये डायरेक्ट टैक्स लॉ है। अब अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो हमें जीएसटी पे करना होता है। अगर मनमीत सर ने अगर कोई शॉपिंग करी है, तो उस पे जो वो टैक्स की पेमेंट करेंगे, मनमीत सर के बिहाफ पे, मनमीत सर के बिहाफ पे उनके केस में कोई भी और भी पर्सन भी उस टैक्स की पेमेंट कर सकता है। उसमें ये रिक्वायर्ड नहीं है मनमीत सर ने रिटेलर को पेमेंट करी है, रिटेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आगे गवर्नमेंट को पे करे। इज इट क्लियर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या यस डिफरेंस मैम। है? साहिल सर, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स में सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि इनकम टैक्स किस पे चार्ज होता है। इनकम टैक्स इनकम पे चार्ज होता है, दैट इज पेड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज पेड बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट। और जो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो पर्सन पे चार्ज नहीं होता, वो गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है। देयर इज अ सेकेंड डिफरेंस। तो जो हमारी इनकम होती है, इनकम अब कोई पर्सन हो सकता है, सपोज करो मैं टीचर हूं, मैं आपको यहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ माई जॉब। तो इसमें एम्प्लॉयर, क्योंकि एक जॉब का पार्ट है और इसके अगेंस्ट मेरे को सैलरी रिसीव हो रही है, तो दैट इनकम शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। और इन एनी केस, अगर यहाँ पे जितने भी, सपोज मनमीत सर या साहिल सर हैं, अगर इन्होंने मेरे को अपने जॉब प्रोफेशन एरिया में लेक्चर डिलीवर करने के लिए बुलाया है, और वहां पे मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, और उनके थ्रू मुझे कुछ रेम्युनरेशन पे किया जा रहा है, प्लीज रिप्लाई कि वो मेरा सैलरी का पार्ट होगा या नहीं? होगा मैम। नो मैडम, नहीं होगा जी। यस तो क्यों और नो तो क्यों? मैडम बिकॉज दिस इज नॉट सैलरी पार्ट, ओनली सिर्फ है अपना इनकम फ्रॉम अदर रेमुनरेशन सोर्सेज। टाइप में होता है। यस, सैलरी का पार्ट नहीं होगा। अगर साहिल सर के प्लेस पे जाके मैं लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, तो वो मेरे को कोई सैलरी नहीं दे रहे,
उन्होंने मेरे को ऐसा गेस्ट लेक्चरर बुलाया है और उसके बिहाफ पे वो पेमेंट कर रहे हैं, तो वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, वो मेरा जॉब का पार्ट नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर? यस ओके। क्योंकि ये बेसिक्स होना जरूरी है। जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न के टाइम पे आपको ये देखना होता है कि कौन सी इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। अगर मैं एक बार एक और वेबिनार कंडक्ट करूंगी जिसमें ई पोर्टल के बारे में बताऊंगी आपको, लेकिन ई पोर्टल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से हेड में कौन सी चीज जाती है। सैलरी में हमारी सिर्फ वेरी मच रिक्वायर्ड एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन शुड बी एग्जिस्ट। नाउ सेकंड पार्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर सपोज करो मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, उस 3 प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी मेरे सेल्फ ऑक्युपाइड है और 2 प्रॉपर्टीज, एक कमर्शियल है और एक रेजिडेंशियल है, दोनों प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दे रखी, उससे जो मेरे पास रेंटल इनकम जनरेट हो रही है दैट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नॉट अंडर द हेड ऑफ सैलरी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now next part is capital gains. Capital gain means capital gain तभी अराइज होता है जब आप कोई कैपिटल एसेट को सेल करते हो। कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं? अगर सपोज करो, अब अगर हमने यहाँ पे बात करी थी 2 प्रॉपर्टीज मेरे पास एक्स्ट्रा है जिसको मैंने रेंट पे दे रखा है। अब मेरे माइंड में आ रहा है आफ्टर 5 इयर्स कि मेरे को रेंटल इनकम जनरेट नहीं करनी, मैं फॉरेन जा रही हूँ, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मैंने सेल करनी है। तो मैंने जब बाय करी थी उन प्रॉपर्टीज की टोटल कीमत 70 लैक्स थी और अब मैं उसे नियर अबाउट 1 करोड़ 70 लैक्स में सेल आउट कर रही हूँ। तो जो मेरा इन दोनों कॉस्ट और सेल में, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस में जो डिफरेंस है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल गेन, जो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन, नॉट इन अदर हेड्स। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई ज्वेलरी है जिसकी कॉस्ट हम परचेजिंग के टाइम पे कम थी, सेल के टाइम पे ज्यादा थी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सबसे एंड में करेंगे। उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है बिजनेस एंड प्रोफेशन की। बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है? एनी आइडिया? व्हाट इज द Yes, डिफरेंस ma'am. बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन? मैम, आप अगर आप कहीं पे जॉब मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, दैट इज दैट प्रोफेशन इज हुआ। दैट इज मैम, प्रोफेशन। ओके। एंड मैडम अगर बिजनेस आप होता है खुद एक का मिनट बिजनेस मनमीत सर, कोई एक काम कर रहे हैं। मिनट, एक मिनट, चीमा सर कंफर्म अपना क्लियर कर दें फिर मैं आपसे पूछती हूँ। हाँ जी चीमा सर बोलिए। मैम, अगर हम खुद का कोई काम कर रहे हैं, हाँ दैट जी, इज माय बिजनेस। ओके। मनमीत सर अब आप बोलिए। हाँ जी, खुद का बिजनेस इंडस्ट्री वगैरह चल रही है तो बिजनेस है, अदरवाइज कोई ऑफिस खोला हो जैसे एडवोकेट है या कोई सीए है, डेट से वो प्रोफेशनल होते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे किसी ने अपनी शॉपकीपर है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है हाँ ਉਹਨੂੰ जी, ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। अदरवाइज ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ सीए ਜਾਂ ਕੋਈ एडवोकेट है ਜਾਂ अपना ऑफिस खोल के काम कर रहा हो, प्रोफेशनल होता है वो। ओके, बिल्कुल सही। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है? प्रोफेशन के लिए यू वांट सम स्पेसिफिक डिग्री और स्पेसिफिक स्किल्स। एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके लिए पहले एडवोकेट के लिए प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रैक्टिस कर रहा है या अकाउंटेंट की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री चाहिए। अगर डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर रहा है तो उसे अपनी एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, उसके बिना पे वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सो फॉर प्रोफेशन वी नीड स्पेसिफिक डिग्री, बट फॉर अ बिजनेस वी डोंट रिक्वायर्ड एनी डिग्री। मैं ये नहीं कह सकती एक 5th क्लास या 10th क्लास वाला बच्चा भी अपने शॉप स्टार्ट कर सकता है, शोरूम रन कर सकता है, इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक डिग्री। सो द इनकम विच इज जनरेट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन should be taxable under the head of profit and gains. Is it clear what is the difference between business and profession? यस Is it मैम। clear?
Yes. Okay. So now last part is a income from other sources. Income from other sources में आप जब आपके पास सरप्लस इनकम पड़ी है उसको आपने किसी कंपनी के शेयर्स में परचेज करने के लिए लगा दिया और उस शेयर से आपको डिविडेंड की इनकम हुई है, या फिर किसी ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, या किसी ने एनएससी परचेज कर लिया, या किसी ने अपने पैसे बैंक में जमा करा दिए, या एफडी करवा दी, या आरडी करा दी, उस पे जो इनकम जनरेट हो रही है दैट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब कई लोग जैसे अब सपोज करो केबीसी में जाते हैं, या किसी की लॉटरी निकल जाती है, या कोई बेटिंग से इनकम अर्न कर रहा है, तो दैट शुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. ये हमारे पास जो हम अभी कर रहे हैं उसमें टोटली जो हमारे पास फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट में यही टॉपिक्स कवर होंगे। फोर्थ यूनिट में एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आता है। ये नॉर्म्स आपको सिलेबस के अंडर मिलेंगे। मैं सिर्फ एक बार थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ कि आपके सिलेबस को किस तरह से हमने डिजाइन किया है। सेट एंड कैरी फॉरवर्ड, एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस? एनी आइडिया मनमीत सर, आपको कोई आइडिया है क्या होगा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड? ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੌਟ अच्छा ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਂ जी, ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਨੋਟ क्लियर। ओके। सो बिल्कुल सही बताया सर आपने। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है? अब आप सैलरी में तो लॉसेस नहीं हो सकते, सैलरी में तो लॉसेस होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि सैलरी में तो आपको इनकम अर्न होनी है। अब रह गया कैपिटल गेन, कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी उस पर लॉस हो गया, ठीक है, फिर या आपको लॉसेस हो सकते हैं, आप लगा लो कि आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन किया उसमें लॉस हो गया। तो जो लॉसेस होते हैं वो हमारे प्रॉफिट को कम कर देते हैं। ये क्लियर है सबको? जस्ट वेट। यस यस। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे हो सकता है फर्स्ट ईयर में, जिस ईयर आप इनकम अर्न कर रहे हो, आपके पास एक सैलरी की इनकम है। सर इज इट स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। एक सैलरी है, एक किसी पर्सन को इनकम हो रही है कैपिटल गेन से। दो हेड हो गए हमारे पास। अब यहाँ पे सैलरी से उसकी इनकम एक साल में होती है सपोज करो 12 लाख की, और उसे कैपिटल गेन से लॉस हो रहा है 15 लाख का। अब देखा जाए तो आंसर आ गया माइनस में 3 लाख। तो इस पे तो टैक्स लगेगा नहीं। इज इट क्लियर? अब इस इनकम पे तो, क्योंकि इनकम तो जनरेट नहीं हुई साल में, 12 लाख की सैलरी थी, 15 लाख का आपका कैपिटल गेन हो गया, लेकिन सैलरी पे हमारे पास ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो जाता है जो भी हमारी स्लैब बनती है। तो जब Yes. लेकिन आप उसका रिफंड ले सकते हो, क्योंकि आपके पास जो इनकम जनरेट हुई है वो सेट ऑफ हो रही है आपके कैपिटल गेन में से। तो कई बार या फिर ऐसा करते हैं, अगर हम ये भी ना लगाएं कि एक बंदे का बिजनेस है सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज करना और सेल करना, तो उस केस में उस पर्सन को इनकम लॉस हो गया 15 लाख का, तो 15 लाख पे जो इनकम जनरेट होगी उस पे टैक्स तो नहीं पे करेगा, क्योंकि इनकम तो हो नहीं रही। इसका बेनिफिट वो अवेल कर सकता है नेक्स्ट ईयर, अगर उसे इनकम जनरेट होती है नेक्स्ट ईयर, उसे इनकम इसी में से
कैपिटल गेन के हेड में उसे इनकम जनरेट हो रही है 32 लाख की। तो अब नेक्स्ट ये सपोज करो ये हम लगा रहे हैं 22-23 और ये लगा रहे हैं 2023 से 24 में। तो प्लीज तो 32 लाख पे इंटरेस्ट टैक्स लगेगा या हम डिडक्ट करेंगे 15 लाख को? डिडक्ट करेंगे जी, 17 लाख पे लगे। 15 लाख हम इसमें से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो जो 17 रिमेनिंग पे अमाउंट आएगी 17 लाख पे आप टैक्स पे करोगे। लेकिन सर इसके भी कुछ रूल्स होते हैं इसमें। एवरी टाइम जैसे अब मैंने यहाँ पे 15 लाख डिडक्ट किया है, यहाँ पे मैंने ये 15 लाख डिडक्ट किया है, ये मैं हर बारी माइनस नहीं कर सकती। कैपिटल गेन को, या आगे आप क्लियर करोगे, कैपिटल गेन को सेट ऑफ करने के लिए भी टाइम पीरियड गिवन होता है। 4 इयर्स का टाइम पीरियड है कि आप 4 इयर्स तक इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है नेक्स्ट ईयर तक लेके जा सकते हो। यानी 22-23 है तो 23-24, 24-25, 25-26 और 26-27, इन 4 इयर्स में आप इसे सेट ऑफ कर सकते हो। 27-28 के में आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन रूल्स विच इज एप्लीकेबल फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इज इट क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड? ये हमने सेट किया, ये हो गया सेट ऑफ। कैरी फॉरवर्ड का मतलब हो गया जो पिछले साल का था वो आप नेक्स्ट ईयर लेके जा रहे हो, डेट इज कंसीडर एज अ कैरी फॉरवर्ड। इज इट क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ 5th यूनिट आपकी जो कवर कर रही है, डेट इज डिडक्शंस। अच्छा, इसमें से आप ये बताओ जितने भी यहाँ पे मेरे साथ अभी एट प्रेजेंट 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सारे लोग अगर अपनी टैक्स की पेमेंट करते हैं, नो वन इज इंटरेस्टेड टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने इनकम का कुछ भी पोर्शन गवर्नमेंट को दें। तो हमारा मेन मोटिव होता है कि जितना हो सके हम इनकम टैक्स को रिड्यूस करें। तो सर मेरे को बताओ, तो गवर्नमेंट ने ना हमें अपनी टैक्स सेविंग, इसीलिए जब हमारे पास रिसेशन आया था तो इंडिया कम इम्पैक्ट हुआ था, बिकॉज गवर्नमेंट ने सेविंग हैबिट्स को इनकलकेट करने के लिए कंपल्सरी, कि लोग वैसे तो सेव नहीं करते लेकिन टैक्स ना पेमेंट करने के लिए लोगों को एक प्लान दे रखे हैं जिस तरह से वो सेविंग कर सके। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, या फिर हमारे पास यूटीआई के फंड्स हैं या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं। 80C की डिडक्शंस हैं, ये 80C है, ये कुछ डिडक्शंस दे रखी हैं। दैट डिडक्शन इज रिलेटेड टू सेविंग प्लान्स। अगर आप इन सेविंग प्लान्स में अमाउंट डिपॉजिट कराते हो तो अगर आपकी इनकम, इसकी लिमिट है 1.5 लाख। अगर सपोज करो किसी पर्सन की इनकम है 8 लाख और उसने इस प्लान में 1.5 लाख तक की सेविंग कर रखी है, तो वो 1.5 लाख उसका कम हो जाएगा। उसे जो टैक्स पे करना है वो रिमेनिंग अमाउंट पे करना है। इज इट क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिडक्शंस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये सर जितने भी मेंशन कर रखे हैं, ये जो सेक्शंस मेंशन कर रखे हैं, जो मेनली हम अगर सैलरीड पर्सन की बात करें तो सैलरीड पर्सन या तो 80C ज्यादा यूज करता है या 80D ज्यादा यूज करता है। 80C इज रिलेटेड टू सेविंग प्लान्स एंड 80D इज रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल जिस तरह से हमारे हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, तो हम अपने हेल्थ को, अपनी रिस्क को कम करने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं। या 80TTA है, ये बैंक डिपॉजिट से रिलेटेड है, इसमें हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जितनी भी डिडक्शंस हैं, दैट डिडक्शन इज यूजफुल फॉर डिक्रीजिंग आवर इनकम। हम इनकम को डिक्रीज करते हैं और टैक्स कम कर सकते हैं इसके थ्रू हम। इज इट क्लियर? यस मैम। फिर यूनिट 6 है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।
कंप्यूटेशन ऑफ अ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम्स में हमने क्या करना है कि एक पर्सन की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, तो हम उस तरह से उसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी हमारी इनकम है, जैसे सपोज करो हमारी सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी हो रही है, किसी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से भी हो रही है, किसी की कैपिटल गेन में से, इन सबको ऐड करोगे, उसमें से डिडक्शन माइनस करोगे, उसके बाद जो इनकम आएगी उस पर टैक्स पे करेंगे अकॉर्डिंग टू स्लैब। स्लैब क्या होती है, जो हमारे बजट के थ्रू गवर्नमेंट पास करती है कि इतने से इतनी इनकम पे नो टैक्स टू, और इसमें तो अब तो आपके पास एक ओल्ड रिजिम है और एक आपके पास न्यू रिजिम है। वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास, जो देखते हैं कैसे स्टार्ट करनी है वो, उसके उसमें मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगी, उसमें आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। First unit Yes, is ma'am. covering the basic concept that is totally theoretical, and we will consist some numerical aspects also. In second paper, we will discuss the e-portal. इसमें जितना भी हमने कवर करना है ये रिलेटेड है आपका ई पोर्टल से, जो ई फाइलिंग के टाइम पे यूज होता है। उसमें हमारे पास जैसे ये सेक्शंस दे रखे हैं कि 16 फॉर्म 16 किसके लिए यूज होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, पैन कार्ड कैसे अपडेट करते हैं, फॉर्म नंबर 49A, ये जो इनकम ITR 1 कौन पर्सन यूज करता है, 2 किसके लिए यूजफुल है, ये जो पूरा सेकेंड पेपर है डेट इज रिलेटेड टू फाइलिंग, जो हमने ई पोर्टल पे जाके रिटर्न फाइल करनी है उससे रिलेटेड है। फिर हमारा पेपर नंबर जो थर्ड है, थर्ड हमारा होगा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे। इसमें आप लोगों ने कोई ई फाइलिंग रिटर्न से रिलेटेड एक फॉर्म प्रिंट आउट निकालना है, उसमें इमेजिनरी फिगर डालनी है और उसे फिल करके सबमिट करना है, सो डेट कि इसका मेन बेनिफिट क्या हो सके कि आपको एटलीस्ट इस कोर्स का ये बेनिफिट हो सके कि जो लोग अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं वो अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सके। ओके। किसी को इसमें या इस कोर्स से रिलेटेड क्या क्या मींस इसमें कोई डाउट्स हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं सर। मनमीत सर। नहीं मैडम ठीक है, मैम ओके जी। मैम एक तो इसके जो हमारा कोर्स है इसके हमें स्टडी मटेरियल वगैरह हार्ड कॉपीज वगैरह मिलेंगी कुछ? सर हार्ड कॉपी का ना एक बार कंफर्म करना है, क्योंकि अभी तक हम सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मीटिंग में ओके डिस्कस हुआ था हार्ड कॉपी के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी। वो पेमेंट ओके कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगी कि अगर वो एक्स्ट्रा तो पेमेंट होगी उसके बेसिस पे आपको हार्ड कॉपी डिलीवर की जाएगी। ओके। ओके। एंड मैम ये एग्जाम कब होंगे इनके? सर सर्टिफिकेट कोर्सेज के एग्जाम हम प्लान कर रहे हैं कि ऑनलाइन होंगे, तो ये जन एंड या फेब बिगनिंग। ओके एंड एनी असाइनमेंट वर्क आल्सो? हाँ जी सर, असाइनमेंट्स होंगी, आई विल शेयर विद इन नेक्स्ट वीक। ओके। एंड ये मैम क्लासेस भी बता दीजिए, क्लास ये कब कब होंगी? मैम सर क्लासेस का तो मैंने खुद ओरिएंटेशन प्रोग्राम करा है, अदरवाइज कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने करनी ही करनी है अटेंड। मेरे को ये था कि नहीं नहीं इनकम टैक्स एक्चुअली फाइलिंग जो कोर्स है वो एक तरह से मींस रिक्वायर्ड है आजकल के टाइम में, तो मैंने एक एक्सपर्ट की वेबिनार कंडक्ट करना है जो चार्टेड अकाउंटेंट हो, वो आपकी जैसे इससे पहले कि मेरे को ये है कि वेबिनार कंडक्ट करने से पहले कुछ पोर्शन आपको आता हो, क्योंकि अगर एक्सपर्ट हम हायर बुलाते हैं तो आप उनसे अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकें। जैसे सपोज करो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो और वहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है एज अ अकेडमिशियन मेरे को ना नॉलेज हो, लेकिन एज अ एक्सपर्ट इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट उन्हें पता हो कि इस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करना है। तो वी आर प्लानिंग कि दिसंबर के एंड तक हम किसी एक्सपर्ट को बुला के आपका वेबिनार कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें वो पूरा ऑनलाइन पोर्टल पे ई फाइलिंग कैसे करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स को हमें कंसीडर करना चाहिए जब हमने रिटर्न फाइल करनी है, वो आपको बता सके। साहिल सर कोई डाउट